हाय मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि लॉकडाउन का जो क्लास है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। हमें कोरोना काल जो है बहुत ही सता रहा है, पर किसी भी हर हाल में पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। यदि हम अभी पढ़ाई को छोड़ देते हैं तो कुछ दिन बाद पढ़ाई भी हमें छोड़ देगी। इसलिए जोश और जुनून के साथ अपने पढ़ाई को बरकरार रखेंगे और इस लॉकडाउन को एंजॉय के रूप में ऑनलाइन स्टडी करके अपने ज़िंदगी को सफल बनाएंगे। मेरे प्यारे छात्रों, एक बार मैं कह देना चाहता हूँ कि यदि अभी सोओगे तो कल अपने आप को ज़िंदगी से खोओगे। तो बस ज़्यादा देर ना करते हुए, हाँ, एक चीज़ ज़रूरी बात, आपका अपना YouTube चैनल माँ शारदे कोचिंग सेंटर बाय योगेंद्र सर, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक्स बटन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने चैनल को आगे बढ़ाने में प्रोत्साहित करें। तो विशेष समय ना लेते हुए कक्षा 8 की इकाई 1 के ख एक चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। यह जो चैप्टर है ज्योग्राफी का है, भूगोल का। इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें बता दी गई है। भूगोल का जनक कौन है, भूगोल क्या होता है, भूगोल का स्टडी क्यों करते हैं, भूगोल का स्टडी करना क्यों आवश्यक माना जाता है। इस प्रकार से हम भली भांति जान चुके हैं। वन एवं वन्य प्राणी संसाधन इस चैप्टर से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बस किताब खोल करके पेज नंबर 33 निकाल के बैठ जाएंगे और जिस प्रकार से हम पढ़ाएंगे आपको भी पढ़ना है और जो हम पढ़ाएंगे उससे समझना है। लिखा हुआ है पेज नंबर 33 में 33 इकाई 1 के ख। इस बार की छुट्टी में जब फौजी चाचा घर आए तो बच्चे बहुत खुश हुए। फौजी चाचा जब भी घर आते हैं तो बच्चों को नई नई बातें बताते हैं। फौजी चाचा करके कोई बड़े व्यक्ति थे। वो एक जगह से दूसरे जगह कहीं कुछ जॉब करते थे और जब अपना दूसरा जगह आए तो इसके पहले भी नई नई बातें बताया करते थे। इस बार भी आए तो नया नया बात बताने लगे। बताते हैं, इस बार वे मणिपुर से आए थे। क्लास 7 में पढ़ चुके हैं जब लेह लद्दाख में फौजी चाचा जब जॉब करते थे उसके बारे में। अब क्लास 8 में दिया हुआ है कि इस बार मणिपुर से आए थे। रात होते ही बच्चों ने उन्हें घेर लिया। फौजी चाचा मुस्कुराए और बोले, क्या बात है बच्चों, क्या बात है बच्चों। जो बच्चा घेरे थे उस बच्चा में एक बच्चा का नाम था सलमा। सलमा ने पूछा, चाचा सुनते हैं मणिपुर में बहुत जंगल है। मणिपुर में क्या है? बहुत जंगल है। फौजी चाचा ने कहा, हाँ, इस बार मैंने जंगलों के बारे में बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा की है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बातें फौजी चाचा ने उन सभी बच्चों को बताते हैं और आगे क्या बोलते हैं। वन के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। वन के बारे में ऐसा कहा जाता है, बताने लगे हैं, आप बता रहे हैं। ऐसा कहा जाता है, वन है तो हम हैं। वन मानव के आर्थिक जीवन का प्रमुख अंग है। आर्थिक जीवन का, आर्थिक जीवन, इकोनॉमिक लाइफ, जब तक आर्थिक जीवन का एक प्रमुख अंग है, क्योंकि वन से हमें ऑक्सीजन मिलती है। वाष्पोत्सर्जन जब होता है तो उससे ठंडक महसूस होती है और उस ठंडक से महसूस होती है और उसके साथ जब ऑक्सीजन निकलता है वो ऑक्सीजन हम लेते हैं। वातावरण में 21% ऑक्सीजन मौजूद होता है, 21 दशमलव कुछ और समथिंग होता है, और उस ऑक्सीजन को लेकर के हम अपने आप को एक जीवन निर्वाह करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मानव जीवन समाप्त हो जाएगा। और आगे लिखा हुआ है, विश्व में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ सघन वन पाए जाते हैं।
कैसा वन पाए जाते हैं? सघन वन। सघन वन का मतलब हुआ नजदीक नजदीक वन। मान लिया जाए यहाँ ये वन है, तो एक वन यहाँ हुआ, तो ये विरल वन में आ जाएगा, क्योंकि एक वन यहाँ है, एक वन यहाँ है। ऐसा नहीं, पूरा लगातार वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, इस प्रकार से पूरा वन ही वन है। तो इस प्रकार से वन ही वन है। तो इस प्रकार के जब वन बनता है तो इसको हम सघन वन कहते हैं। और सघन वन जब बनता है तो इस प्रकार बहुत सारा वन होता है, वहाँ ऐसे वन को सघन वन कहते हैं। विश्व में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ सघन वन पाए जाते हैं। ये वन विभिन्न किस्मों की लकड़ियाँ देने के साथ पशु पक्षियों एवं जीव जंतुओं को आश्रय प्रदान करने का भी काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो वन होती है सिर्फ मनुष्य के लिए ही नहीं लाभदायक, बल्कि उन छोटे छोटे पक्षियों, उन छोटे छोटे कीट पतंगों, उन लोगों के लिए एक रहने का आश्रय प्रदान करते हैं। इस बात को फौजी चाचा बता रहे हैं। वन या पेड़ पौधों का विकास प्राकृतिक चयन की पद्धति से होता है। प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिस्टम, प्राकृतिक सिद्धांत। जिस प्रकार से यदि पेड़ लगाते हैं तो कुछ जड़ लगने तक हम लोग पानी देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जब पेड़ लगा दिए और जब कुछ बड़ा आकार लिया तो हम लोग दाल भात बना करके यूं ही पेड़ के पास ले जाते हैं, कहते हैं कि क्या पेड़ खाओगे, पनीर खाओगे। ऐसा नहीं होता है। वो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, इसलिए उसे स्वापोषी कहा जाता है। और जब स्वापोषी कहा जाता है, भोजन खुद निर्माण करते हैं, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है? प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक सिद्धांत से होता है। किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधा, घास, झाड़ियों को इत्यादि को सम्मिलित रूप से प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है, क्योंकि ऐसे वन जो होते हैं खुद व खुद उत्पन्न होते हैं। क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि जो जहाँ पेड़ पौधा होती है, जंगलों में, पर्वतों में, पठारों में थोड़ा बहुत जो पेड़ पौधा होती है, वहाँ हमेशा क्या होता है कि अपने आप पेड़ पौधा उगता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग उगाते हैं। वो मानव निर्मित पौधा होगा, वो भी प्राकृतिक पौधा के रूप में ही आएगा। लेकिन ऐसा जब होता है तो प्राकृतिक, आगे बताएंगे हम कि पौधा क्या होता है, पेड़ क्या होता है, डरिएगा नहीं। क्षेत्रीय आधार पर जब किसी बड़े क्षेत्र पर प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों का विकास होता है तब उसे वन कहा जाता है। यानी कि जब किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधों, घास, झाड़ियों इत्यादि को प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों, घास, झाड़ियों इत्यादि को सम्मिलित रूप से प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्षेत्रीय आधार पर जब किसी बड़े क्षेत्र पर प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों का विकास होता है तो उसे वन कहा जाता है। जब कोई क्षेत्रीय आधार पर, मान लीजिए 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 4 बीघा, 5 बीघा, इस प्रकार से यदि हम पेड़ पौधा लगाते हैं तो उसे वन कहा जाता है। यदि बड़े भूभाग पर, जैसे पर्वत पर, पहाड़ पर, ये सब बहुत जगह जब वन जब होता है तो उसे हम प्राकृतिक वन कहते हैं या प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जब वन, बहुत सारा वन रहता है, उसी को वनस्पति कहते हैं। और जब अपने आप वो पौधा उगती है तो उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। आजकल समाज की पर्यावरण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी वनों का विकास किया जाता है, जिसे सामाजिक वानिकी कहा जाता है। हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानते होंगे, क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, पेड़ पौधा होता है, तो हमें उससे ऑक्सीजन प्राप्त होती है। जब ऑक्सीजन प्राप्त होती है तो हम मानव का जीवन जब चलता है, और जब मानव का जीवन चलता है, इसलिए कहीं कहीं कुछ क्षेत्रीय आधार पर जो वनस्पति कम रहती है तो वो ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए कुछ छोटे मोटे कार्यक्रमों के द्वारा, बिहार सरकार के कार्यक्रमों के द्वारा, भारत सरकार के कार्यक्रमों के द्वारा, या वो विश्व स्तर पर अपने अपने छोटे मोटे एक मुद्दा तैयार करके, एक छोटे मोटे कार्यक्रम तैयार करके अपने आप को अपने एक क्षेत्रीय आधार पर एक वन लगाते हैं। उसे सामाजिक वन कहा जाता है, क्योंकि समाज के लोग मिल करके उस वन को तैयार करते हैं। पर्यावरण दृष्टि से किसी देश या क्षेत्र में कम से कम 33% भूभाग पर वन का विस्तार होना चाहिए।
यदि मान लिया जाए हमारा ये सुंदर सा भारत है, अब देखेंगे हम भारत देश में रहते हैं, हमारा ये सुंदर सा भारत है, इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के आसपास माना जाता है। यदि इस क्षेत्र पर इतना क्षेत्रफल है तो इस क्षेत्रफल का 33% जो भूमि होता है, इस पर पेड़ पौधों का होना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। यदि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो मनुष्य का जीवन कार्बन डाइऑक्साइड से या अन्य तरह तरह की अनेकों गैसों से उनका जीवन दुर्दशा होने लगेगी और वो अनेक बीमार से ग्रसित हो जाएंगे। तो हमारा ये भारत का चित्र है, तो जितना भी क्षेत्रफल पर होना चाहिए, लेकिन टोटल भारत में कितना होना चाहिए? 33%। यदि विश्व स्तर पर माना जाए तो टोटल के टोटल 71% तो जल है, हमारा 29% भूमि है, और इस 29% भूमि पर ही हमारा धरती अटका हुआ है, क्योंकि धरती पर ही समुद्र है। धरती पर आ जाता है हमारा भारत हुआ, मलेशिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, इराक, ईरान, बगदाद, मिस्र, इजिप्ट, जितना भी देश है, विदेश सब मिलाकर जितना भी विश्व है, टोटल 29% भूमि पर ही बसा हुआ है। और 29% का 33% जो भूमि होता है उस पर वन उगाना अति आवश्यक होता है मनुष्य का जिंदगी चलाने के लिए। इसलिए यदि आगे लिया जाए तो भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है। सुनहरे अक्षरों में पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम एक राज्य आता है, इस प्रकार से हम देख रहे होंगे। यहाँ अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। इस प्रकार से नीचे यहाँ देख लीजिए, जहाँ गोल कर रहे हैं ये मिजोरम हो गया। मिजोरम में क्या है कि जितना भूमि है उस भूमि पर से सबसे ज़्यादा वन का विस्तार है। तो सबसे ज़्यादा 1% का विस्तार बोलेगा तो मिजोरम बोलेंगे। यदि सबसे ज़्यादा वन बोलेगा कि सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा वन जो है क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश में, क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश और प्रतिशत में मिजोरम। यदि प्रतिशत वाली बात बोला जाए तो मिजोरम, और क्षेत्रफल वाली बात बोला जाए तो मध्य प्रदेश। और एक बात और जानते होंगे कि मध्य प्रदेश किसी भी समुद्री क्षेत्र से बॉर्डर नहीं लगाती है, और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। इसलिए सोया प्रदेश कहा जाता है क्योंकि भारत के बीचों बीच में है, इसलिए इसको सोया प्रदेश कहा जाता है। अब आगे देखेंगे, महेश बोला, उस जो ग्रुप में बच्चे बैठे थे उस बच्चों में एक महेश नाम का भी एक बच्चा था। महेश बोला, फौजी चाचा, वनों में अलग अलग किस्म के पौधे पाए जाते हैं। फौजी चाचा बोले, हाँ, विश्व में लगभग 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। वन एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिससे कई संसाधन एवं अप्रत्यक्ष लाभ है, जिसमें महत्वपूर्ण संसाधन है जिससे कई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ है। इसलिए पृथ्वी के विषुवतीय प्रदेशों में पाए जाने वाले घने वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। जिस प्रकार से पृथ्वी का फेफड़ा होता है, उसी मनुष्य का फेफड़ा होता है, उसी प्रकार से धरती पर विषुवतीय प्रदेश। अब जब विषुवतीय प्रदेश जब बात आ रही होगी तो बहुत बच्चे समझ रहे होंगे कि क्या सर आप विषुवतीय क्षेत्र बता रहे हैं। सही बता रहे हैं, क्योंकि हम बता चुके हैं। ये देखिए हमारा विश्व है, ये विश्व को 2 भागों में यदि हम बांटना चाहें तो आप देख सकते हैं बीचों बीच 2 भागों में बट रही है, 2 भागों में बट रही है। तो ये विषुवत रेखा है, इस रेखा जो रेखा हुआ विषुवत रेखा हुआ। यदि ऐसा प्रश्न आता है कि पृथ्वी को 2 भागों में कौन सी रेखा अलग करती है,
तो कोई ये नहीं कि पृथ्वी पर हम पूरा रेखा खींचेंगे, बहुत सारा रेखा खींचेंगे, ऐसा नहीं। पृथ्वी को दो भागों में बांटने के लिए एक रेखा है, उस रेखा का नाम है विषुवतीय रेखा, और विषुवतीय रेखा को 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। और इधर ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को बांटने वाली रेखा का नाम विषुवतीय रेखा होती है। अब आप ही लोग बताइए कमेंट करके कितना मिनट हुआ। अब आगे देखेंगे विषुवतीय प्रदेश, यहाँ से ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और यहाँ 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा। अब कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विषुवतीय प्रदेश कहते हैं। अब विषुवतीय प्रदेश पर वनों का विस्तार सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण एवं ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। बोलिए कैसे? इस प्रकार से होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा धूप कहाँ लगेगी, तो सबसे ज़्यादा धूप लगेगी विषुवतीय प्रदेशों में। सबसे ज़्यादा कम धूप कहाँ लगेगी, तो इधर लगेगी नीचे वाला उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, ध्रुव के पास में। तो यहाँ धूप ज़्यादा लगेगी, धूप ज़्यादा लगेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा उत्पन्न होगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा उत्पन्न होगा तब पेड़ पौधे ज़्यादा उत्पन्न होंगे, क्योंकि पेड़ पौधे का भोजन कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, इसलिए वो तीनों मात्रा में मिलती है। इसका पोषण भरपूर मात्रा में मिलता है, इसलिए पेड़ पौधे भी बहुत होते हैं। वन संसाधन का वितरण मोड कर दो, सेट नंबर से कॉल आ रहा है। फौजी चाचा बोले, अरे वाह, तुम लोगों को तो सब पता है। अच्छा, मैं तुम्हें वन संसाधन के वितरक एवं उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताता हूँ। सभी बच्चे ध्यान से सुनने लगे। फौजी चाचा ने कहा, वन संसाधन के विकास एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु, उच्चावच, जलवायु क्लाइमेट, जलवायु अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु अलग अलग होती है। कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो कहीं कम गर्मी पड़ती है, कहीं ज़्यादा ठंड पड़ती है तो कहीं कम ठंड पड़ती है। इसी को ही हम जलवायु कहते हैं। उच्चावच, समुद्र तल से क्षेत्रों की ऊंचाई को हम उच्चावच कहते हैं। मृदा मतलब मिट्टी, मृदा मतलब मिट्टी। स्थलाकृति की ढाल, जो स्थल है उस स्थल की अपना ढाल होती है, उसी को स्थलाकृति की ढाल। आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, जहाँ की आर्द्रता कितना है, जहाँ पेड़ पौधे अधिक होंगे वहाँ आर्द्रता अधिक होंगे, जहाँ मरुस्थल होंगे वहाँ आर्द्रता कम होंगे, और जहाँ आर्द्रता कम होंगे वहाँ वर्षा भी कम होंगे। जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ आर्द्रता ज़्यादा होगी, और जहाँ आर्द्रता ज़्यादा होगी तो वर्षा की मात्रा भी ज़्यादा होगी। इसलिए भारत में सबसे अधिक वर्षा का स्थान मेघालय को माना जाता है। मेघालय में मासिनराम, चेरापूंजी दोनों ही मेघालय में पड़ता है, क्योंकि यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा जो इस प्रकार से आती है, तो यह मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया 3 गो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जो कहाँ है, मेघालय में। जब इससे मानसून टकराती है तो वर्षा गर्दा उड़ा करके वर्षा करती है। इसीलिए भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला स्थान मासिनराम, चेरापूंजी जो मेघालय में पड़ती है। अब क्यों होती है? क्योंकि 3 गो पहाड़ी है, तीनों पहाड़ी का नाम है गारो, खासी, जयंतिया। ध्यान में रखेंगे। इस आधार पर वनों को सदाबहार वन, पतझड़ वन, मिश्रित वन तथा शंकुधारी वनों में वर्गीकृत किया जाता है। सदाबहार वन के अंतर्गत लंबे लंबे वृक्ष औसत 60 मीटर तक उगते हैं। 60 मीटर यानी लगभग। बस यही आज का क्लास वीडियो लंबा हो रही है, इसलिए ज़्यादा क्लास ना लेते हुए जितना बताएं इसको समझने का प्रयास करेंगे, और आगे अपना खुद पढ़ करके अपना नोट्स तैयार करेंगे, और आगे जब क्लास में आएंगे तो हमें दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।